व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोस किचन घी, क्योंकि 1 लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोस किचन घी शुद्ध, ऑर्गेनिक, बिना मिलावट के, देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोस किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोस किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा और लोगों के लिए लोकतंत्र में, जनतंत्र, डेमोक्रेसी जिसे कहा जाता है, उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उसके साथ साथ व्यवस्था चलाने वाले कैसे एक कुव्यवस्था भी चलाते हैं, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं जेल में सालों से बंद अपने भाई के लिए लड़ती हुई एक बहन की सच्ची कहानी। व्यवस्था के साथ साथ अफसरशाही कैसे चलाती है कुव्यवस्था। भाई के लिए जो संघर्ष बहन कर रही है, उसमें ये सवाल उठ रहे जो हम आपको बता रहे हैं कि व्यवस्था के साथ साथ अफसरशाही कैसे चलाती है कुव्यवस्था, कैसे की जाती है जेलों में बंद कैदियों से पैसों की वसूली, विरोध करने पर, आवाज उठाने पर क्या झेलना पड़ता है, क्या किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जेल पुलिस के अनगिनत सचिववाज किसके कहने पर और किसकी शह पर जेलों में कैदियों से करते हैं वसूली। सबसे अहम बात जो हम बहन को आपके सामने ला रहे, अपने भाई के लिए संघर्षरत बहन, उसकी चिंता का, उसकी फिक्र का, उसके प्यार का जो सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या जोरावर सिंह की जेल में हत्या कर दी जाएगी। और एक आखिरी सवाल हमारा आप सबके लिए, और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि वरिंदर कौर की जो बहन है, अपने भाई के लिए लड़ रही है, उसकी इस लड़ाई की कहानी सुनने के बाद ये सवाल आप पर लागू हो रहा है जो हम पहले आपसे पूछ रहे हैं, और सुनने के बाद आपको इसका रिस्पांस देना है, आपका प्रतिसाद देना है। सवाल यह है कि वरिंदर की भ्रष्ट व्यवस्था, करप्ट सिस्टम के खिलाफ इस लड़ाई में क्या आप उसका साथ देंगे, ये सबसे अहम सवाल। तो आइए हम बातचीत करते हैं वरिंदर कौर से। वरिंदर कौर सीबीडी बेलापुर में रहती है। वरिंदर कौर का एक भाई है, छोटा भाई है, जोरावर सिंह बलकार। ये सबसे पहले नवी मुंबई के उपनगर तलोजा में जो नई जेल बनाई गई है कुछ वर्षों पहले, इस जेल में पिछले 7 सालों से बंद है। हत्या का एक मुकदमा है उसके ऊपर। अभी ढंग से हमें लगता है कि कोर्ट में ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। तो ये हत्या का मुकदमा जोरावर सिंह का, यह हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जोरावर सिंह के जेल जाने के बाद ये जो कहानी शुरू हुई है, ये कहानी क्या है। जेलों में होने वाला भ्रष्टाचार, अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी कि कच्चे कैदी जिन्हें कहते हैं, विचाराधीन कैदी जिन्हें कहते हैं, उनसे की जाने वाली पैसों की वसूली। अगर ये पैसा न दिया जाए तो इसका विरोध करने वाले या फिर इसकी शिकायत करने वाले आप जेल आईजी, डीआईजी, गृह मंत्रालय, मानव अधिकार आयोग, इन तमाम जगहों पर जब शिकायत करते हैं तो फिर आपको क्या झेलना पड़ता है, उसका उदाहरण है हमारे साथ वरिंदर कौर। वरिंदर, क्या बताना चाहोगी, क्या पूरा मामला है। जोरावर तुम्हारा छोटा भाई है, ठीक है। तुम्हारे बताने के मुताबिक तुमने अपनी माँ, अपने पिता, अपनी तमाम बहनों से कहकर, पंजाब में कुछ हालात बिगड़े थे, हम उस पिछली कहानी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वजह से तुमने एक बड़ी बहन के नाते उसे अपने पास बुलाया और कहा था कि उसको यहाँ सुरक्षित अपने पास रखोगी। कहीं ना कहीं वो तुम्हारा एक दावा जो था उसको ठेस लग गई। भाई जो है वो हत्या के मुकदमे में फंसकर जेल में चला गया। क्या हुआ है उसके बाद? सर उसके मतलब 2014 में मेरा ब्रदर जेल में जाता है। उसके बाद में जेल वालों के इतने अत्याचार बढ़ गए कि वो एक टाइल लादी के पैसे मांगने लगे जेल में मतलब सोने के लिए, तारीख लगाने के लिए, मुलाकात कक्ष में लेके आने के लिए वो हमेशा पैसे मांगते थे। मतलब उन्होंने पहले 15,000 से मांगना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते मतलब 50,000 तक, लाखों तक वो चले गए।
मतलब मेरे पापा उस टाइम थे, तो 3 साल मैंने उनको बहुत पैसे भरे, मतलब मेरी सिस्टर लोगों ने, हम सब ने, हम मतलब हमारा एक ही भाई है, तो हमने उसको सेव करने के लिए, हमें इतना ये पता नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम उनके कहने पे जितना वो बोलते थे हम लोग देते गए। उसके बाद में 2018 में न्यू ईयर और क्रिसमस का भी इन्होंने 50,000 मांगा, जिसमें मैंने 45,000 दे दिया था और सिर्फ 5,000 रह गया था। 2018 में। हाँ जी, 2018 का न्यू ईयर और क्रिसमस का जो आता है, हाँ। 2017 का क्रिसमस आता है, उसके बाद दिसंबर अंत में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। उसके बाद में सिर्फ 45,000 दे दिए थे, 5,000 बाकी रह गए थे। तो मैंने 2018 में मतलब मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ गया अपने, तो मैं वहाँ चली गई। 3/1/2018 को इन्होंने मतलब सुबह सुबह फिर से मुझे मैसेज किया कि 5,000 देने के लिए, नहीं तो मतलब उसकी जान को खतरा हो सकता है अंदर। तो मैं मतलब 3/1/2018 को मुझे मैसेज आता है। 5/1/2018 को मुझे किसी का कॉल आता है कि आपके भाई को, नहीं, पहले ये बताओ, 3/1/2018 को तुमको मैसेज आया, हाँ क्या जी, मैसेज आया? मैसेज ये आया कि मतलब उसको अंदर मतलब जान से मारने की कोशिश की जाएगी और उसको जान का खतरा है। ये मेरे भाई के हाथ का लिखा हुआ लेटर परवीन सोलंके कैंटीन का क्लर्क था, उसके व्हाट्सएप से मुझे सेंड किया, क्योंकि हमेशा जब भी पैसे लेके जाता था परवीन सोलंके आता था CBD बेलापुर के स्टेशन पे, वो पैसे कलेक्ट करके लेते। ये जेल का कर्मचारी हाँ जी, जेल का कैंटीन का हवलदार हाँ है, जी, कांस्टेबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो पैसे लेके जाते थे फिर हमेशा। 5/1/2018 को फोन आया, क्या आया फोन? मुझे कॉल आता है कि आपके भाई को जेल में बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उस टाइम पे मैं पंजाब थी। अच्छा। तो मुझे लगा कि ऐसे किसी ने मतलब डराने धमकाने के लिए फ़ोन कर दिया, लेकिन मैं फिर भी 7 तारीख को वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मुंबई आती हूँ। 8 तारीख को सुबह मैं मुलाकात लेती हूँ। 9 बजे फर्स्ट मुलाकात मेरा लिखा जाता है नाम, तो 10:30 बज जाते हैं तो मुझे मुलाकात नहीं दिया जाता है। मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मुझे मुलाकात उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या वजह बताई? उन्होंने बोला कि आपका भाई का तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर हॉस्पिटल में है, और वो बोला है कि अगले हफ्ते दीदी को बोलो मुलाकात लेने के लिए। अच्छा। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरा भाई ऐसा मुझे नहीं बोल सकता, कि मैं उसको मिल के ही जाऊँगी। तो फिर मतलब 11 बज गए, तो इन्होंने मुझे मुलाकात नहीं दिया। तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं मीडिया इकट्ठा करूँगी, आप मुझे मेरे भाई का मुलाकात दीजिए। तो इन्होंने 11:30 बजे मुझे मुलाकात दिया है। मैं जब भी मुलाकात लेने जाती तो हमेशा मेरा भाई सामने से चल के आता है, लेकिन उस दिन उसको 1-2 लड़के लेके खड़े थे, क्योंकि उसके मतलब जो राइट पैर है वो माइनर फ्रैक्चर था, लेफ्ट ज़्यादा फ्रैक्चर कर दिया था। बैकबोन का उसको रीढ़ की हड्डी पे भी काफ़ी फ्रैक्चर नहीं था, लेकिन काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया अंदरूनी। सर पे चोटें थी, काफ़ी सारी चोटें देख के मैं घबरा गई। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि मेरा मतलब जल्दी से जल्दी बाहर का मेडिकल करवाया जाए। मैं उधर मतलब इतने में वहाँ पे एक ऑफिसर थे, ये महेश कुमार माली, तो उसने बोला कि देख तुमने पैसा नहीं दिया ना, तो मतलब किसी और ने पैसा देख के देख उसका क्या हालत हुआ है। तो मैंने उनको बोला सर मैं 45,000 दे चुकी थी, सिर्फ 5,000 ही रह गया था। तो मेरे ब्रदर ने क्या बोला कि इनसे आप मत बात करो, ये मतलब आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ बोलेंगे जो आपको मारेंगे, आप मेरा बाहर का मेडिकल करवाओ। मैं तुरंत वहाँ से निकली और मैं पनवेल से बस लेके अलीबाग कोर्ट गई, क्योंकि तभी उस टाइम पे अलीबाग कोर्ट लगता था। अलीबाग सेशन कोर्ट। हाँ जी, अलीबाग सेशन कोर्ट में मैंने ये पूरा वाक्य रिटर्न मेंशन किया वहाँ पे माननीय जज साहब को। तो उन्होंने मतलब बोला कि उन्होंने रिटर्न मुझे हाथ में लिख के दिया, एक पैकेट कि आप, हाँ जी, कि आप ये जेल में लेके जाओ और उसका मेडिकल करने के लिए मैंने आप मतलब परमिशन दे दिया है। मैं नेक्स्ट डे 9 तारीख को सुबह वो पेपर मेंशन करती हूँ जेल में, 12 बजे तक वेट करती हूँ, लेकिन कोई भी मतलब उसको मेडिकल के लिए नहीं लेके जाया जाता। लेकिन अंदर से कुछ कांस्टेबल मुझे आते हैं और वो बोलते हैं कि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये लोग उसको और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उसको किसी कोठरी में बंद कर दिया है इन्होंने, तो आप जल्द से जल्द कुछ करें, नहीं तो वो मर जाएगा। उस टाइम मैंने मतलब फिर भाई खला में मतलब गई वहाँ पे, जहाँ पे IG ऑफिस है भाई खला की जेल के ऊपर ही एकदम, वहाँ पे मतलब मतलब राजवर्धन सर
वो थे, उनको आईजी थे उनको हाँ। पूरा डिटेल बताया ऐसे कि सर ऐसे ऐसा हुआ है, रिटर्न कंप्लेंट किया वहाँ पे। तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने जेल में कॉल किया कि ऐसे ऐसे सिंह की सिस्टर आई है, सिंह को किसने मारा है। तो वो बोले कि हमारे मतलब साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और तो छोटा मोटा चलता रहता है। तो फिर राजवर्धन सर ने तुरंत ऑर्डर दिए कि मतलब सिंह का मुझे ऐसे वॉच थी दीवार पे, उन्होंने वॉच देख के बोला अभी 4:30 हुए हैं, 6:30 बजे तक मुझे मेरे टेबल पे उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। तो मुझे उन्होंने बोला कि बेटा उसको वाशी म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल लेके आएंगे, आप वहाँ पहुँचो, आपके ब्रदर को जल्दी वहाँ लेके आएंगे और उसका मेडिकल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के वाशी पहुँचती हूँ म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल, पूरी रात बैठी रहती हूँ। अगला दिन सुबह हो जाता है, 7 बज जाते हैं, कोई गाड़ी नहीं आती है, कोई उसको लेके नहीं आता है वहाँ पे मेडिकल के लिए। मैं 2 गेट हैं, मैं ये गेट से वो गेट पे भाग रही थी, कहीं ये गेट पे तो नहीं लेके आ रहे, कहीं ये गेट से तो नहीं लेके आ रहे। लेकिन वहाँ पे फिर मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि आप तलोजा जेल ही चले जाओ, वहाँ से लेके निकलेंगे तो आप आ जाना, आप बहुत परेशान हो रात से। मैं क्योंकि रात भर रोती रही वहाँ पे बैठ के कि मेरे भाई को इन्होंने कहाँ लेके चले गए हैं और क्या हो गया है मेरे भाई के साथ में। उसके बाद में जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तलोजा जेल के बाहर, तो वहाँ पे कुछ डीआईजी ऑफिस मतलब भाईखला में जो मैंने कंप्लेंट किया था, वहाँ से एक टीम आती है वाइट कलर की गाड़ी में, तो वो अंदर चली जाती है। उन्होंने मुझे पूछा भी, मैंने बोला सर मैं उसको मेडिकल के लिए नहीं लेके गए हैं। तो मैं वहाँ से वहाँ बैठी रहती हूँ, तो वो बोले हम अंदर जा रहे हैं, हम देखते। वहाँ पे 20 मिनट के बाद एक गाड़ी में मेरे ब्रदर को लेके आते हैं, उसको लेटाया हुआ होता है क्योंकि उसके पैर ठीक नहीं थे दोनों। तो मतलब मैंने गाड़ी में अपने भाई को देखा, तो मैं पीछे पीछे अपने भाई के आई और म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल जो वाशी का है वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। और मैंने पूरे उसका ट्रीटमेंट होते हुए की वीडियो बनाई, कैसे उसको गाड़ी से निकाला, क्या है क्या नहीं, सब मैंने वीडियो बनाया। और उसके बाद में मैंने वो वीडियो राजवर्धन सर को बताया। तो वहाँ पे उसकी इतनी हालत क्रिटिकल देख के डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको तुरंत जेजे हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन वो जो मतलब उसको ऑफिसर लेके आए थे, वो उसको जेजे हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, उसको तुरंत ही तलोजा जेल में रिटर्न लेके चले जाते हैं। उसकी हालत इतनी क्रिटिकल की कि दोनों पैर इतने सूज गए थे मार मार के कि जैसे हाथ लगाएंगे तो अभी फट जाएंगे, इतनी स्वेलिंग थी, जैसे एक गुब्बारा रहता है, इस तरीके से उसके दोनों पैर थे। और पूरी वीडियो मेरे पास है अभी भी, और मैंने राजवर्धन सर को भी बताई, लेकिन किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और मैंने सीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, हर जगह मैंने कंप्लेंट किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया वो वीडियो के बिहाफ पे, फुटेज जो थी मेरे पास। तो मैंने वहाँ पे पूरा दिखाया, जो मतलब मेरे पास व्हाट्सएप प्रूफ थे, जो उन्होंने पैसे की मांग की थी, और सब मैंने डिटेल हाई कोर्ट में दिया, पिटीशन फाइल किया। वहाँ से मतलब उच्च न्यायालय ने जो सुरेंद्र पांडे सर हैं, जो आईजी हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद में सुरेंद्र पांडे सर ने कोर्ट में रिटर्न मतलब दिया वहाँ पे कि हाँ हमारे ऑफिसर से गलती हुआ है। तो 20 डेट था और 19 को इन्होंने खारगर पुलिस स्टेशन में वो जो शेर 2 स्टार थे, और 20 किसका डेट था, क्या डेट था? 20 नवंबर। हाँ जी, क्या डेट, मतलब वहाँ का क्या होने वाला था उस दिन? 20 को हाई कोर्ट में डेट थी, तारीख अच्छा, थी। ठीक है, हाँ। 20 में को हाई कोर्ट में तारीख थी, तो 19 तारीख को इन्होंने एफआईआर किया और खारगर पुलिस स्टेशन में। हाँ। और 20 तारीख को जब मैं वहाँ पे आती हूँ तारीख पे, तो वहीं पे मुझे खारगर पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि आपके मतलब जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया था उसका एफआईआर हो गया है। मुझे ये हाई कोर्ट जाके ही पता चलता है 20 को। हाँ। तो वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि हमने एफआईआर कर दिया है, और वहाँ पे मतलब ऑल जितने भी आईजी हैं, डीआईजी, इन सबको कोर्ट में उन्होंने बोला था आने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जी। पैसे की मांग थी, हाँ जी, पूरी नहीं की गई जी। मारा पीटा गया, हाँ जी, तुमको कॉल आया, हाँ कॉल जी। आने से पहले चिट्ठी आई, हाँ जी, व्हाट्सएप पर, हाँ जी, प्रमोद निम्बालकर ने तुमको भेजी, वो प्रवीण सोलंके, प्रवीण सोलंके, हाँ जी। प्रवीण सोलंके ने भेजी। अब ये पूरे घटनाक्रम के बाद
ये हाईकोर्ट में पीआईएल हाईकोर्ट में पिटीशन कब फाइल किया तुमने? ये मैंने जून में किया था। मतलब ये वाकये होने के बाद में मैंने काफी सारी कंप्लेंट्स किया, लेकिन कोई भी मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा जून था। 2019? हाँ नहीं 18 हाँ जून 2018। हाँ जी। उस वक्त तुमने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल हाँ किया। जी, हाँ जी। और फिर हाईकोर्ट के कहने पे जांच हुई। हाँ जी। और जांच में जेल पुलिस तलोजा की दोषी पाई गई। हाँ जी। कितने लोग दोषी पाए गए? उसमें 6 2 स्टार थे और एक कैंटीन का क्लर्क जो था, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। क्या नाम है उन 6 2 स्टार्स के और वो एफआईआर क्या है? हाँ जी, ये सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये बाद में देखते हैं। हाईकोर्ट की पिटीशन की कॉपी आप दिखाएं। हाँ जी सर, ये मेरे ब्रदर की पिक्चर्स हैं जब उन्होंने मारा था उसको। अच्छा। हाँ जी, ये पिक्चर्स हैं, उसको बुरी तरीके से मारा था। और ये भी है, ये उसको काफी बुरी तरीके से मारा गया था। दोनों पैर फ्रैक्चर? हाँ दोनों पैर फ्रैक्चर और ज्यादा? हाँ जी। ठीक है। जो लेफ्ट पैर है वो मेजर था, फ्रैक्चर था। ये हाई कोर्ट की पिटीशन मैंने फाइल की थी। हाँ। वो भी उन्होंने मेरे हक में किया था। और मतलब उनसे उन्होंने जो मैंने आरटीआई डाला था कि जो जहाँ पे मेरे ब्रदर को इन्होंने मारा है, तो मैंने आरटीआई फाइल किया था। उसका मैंने फर्स्ट जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे इनकी बेंच के सामने। हाँ जी सर। हाँ जी। 9 अगस्त 2018 का ये ऑर्डर है जिसमें साफ साफ तौर पर जो है मतलब दिखाई दे रहा है कि जेल पुलिस को दोषी माना गया है। ठीक है, कार्रवाई के आदेश दिए गए हाई कोर्ट के जरिए। उसके बाद जो है फिर ये एफआईआर दर्ज हुआ। हाँ जी, ये एफआईआर दर्ज होता है। ये एफआईआर दर्ज हुआ है 19/12/2018 को। हाँ जी। सेक्शन 323, 325, 504, 506, 34 आईपीसी के ये लगाए गए। हाँ जी। ये बताओ वरिंदर की ये सेक्शन जो लगाए उन्होंने। हाँ जी। लेकिन इंजरीज कैसी थी भाई को जो तुम्हारे? इंजरीज जो थी, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही थी? मेडिकल रिपोर्ट जो कह रही थी, जो उसका ये लेफ्ट पैर था वो काफी फ्रैक्चर था। बैकबोन में काफी मतलब उसको प्रॉब्लम आई है, सर में चोटें थी, जिसके बिहाफ पे एडवोकेट कहते हैं कि 308 लगना चाहिए था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था, बहुत बुरी हालत थी उसकी। 307 या 8? 308 या 307 लगनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन इन्होंने फिर भी उनका ही फेवर किया, अपने पुलिस वालों का, और 325 लगा के सस्ते में उनको। हाँ जी, हाँ जी, और उनको सस्पेंड कर दिया। और मैं एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि उनको इन्होंने जब सस्पेंड किया है, तो सस्पेंड करने के बाद में 3 मंथ के बाद वो फिर से काम पे आ जाते हैं। हाँ जी। और जो उन्होंने मतलब ये सब पैसे इकट्ठे किए होते हैं, 2 नंबर के पैसे लोगों को मार मार के इकट्ठे किए होते हैं, वो पैसों से वो जाके वही खर्चे से अपने फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। 3 मंथ वो एक छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, और 3 मंथ का उनको हाफ पेमेंट मिलता है। हाफ पेमेंट के बाद जब वो 3 महीने बाद फिर से जॉब पे ज्वाइन होते हैं, तो बाकी का हाफ पेमेंट भी उनको दिया जाता है। तो इनको उसी टाइम डिसमिस करना चाहिए था। अगर ये डिसमिस हो जाते तो आज मतलब जैसे ये लोग मेरे भाई को आज तक धमका रहे हैं, उसको फिर से इन्होंने 2-3 बार मारा है। मैंने आरटीआई भी डाला है, और मैंने उनसे सब प्रूफ मांगे, क्योंकि जब ये एफआईआर होने के बाद में हम लोग और ज़्यादा तकलीफ में आ गए हैं, क्योंकि ये लोग हमें अभी मतलब मारने की धमकी देते हैं कि आप लोग एफआईआर वापस ले लो, और मेरे ब्रदर को बोलते तेरी सिस्टर को बाहर मार देंगे, और मुझे बोलते कि उसको मार देंगे अंदर। और उसके बाद में अभी मार्च 2020 में इन्होंने मुझे पहले किडनैप करने की कोशिश की है, जिसमें ये तलोजा जेल के बाहर 12 तारीख को मैं मुलाकात लेने के लिए गई थी ब्रदर की। तो वहाँ से इन्होंने मुझे किडनैप करने की कोशिश किया, और फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट भी किया। वहाँ पे वो खारगर पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे थे कि हमारा कंप्यूटर ख़राब है, हम अभी टाइपिंग नहीं कर सकते। कंप्लेंट नहीं लेनी, इसमें टाल-मटोल की जाए। तो तुरंत मैंने अपने हाथों से लिख के कंप्लेंट किया था वहाँ पे। हाँ। कि वहाँ का स्टैम्प भी है खारगर का, किडनैपिंग के। हाँ जी, ये मैंने कंप्लेंट किया था कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि जहाँ पे ये वाक्य हुआ था वहाँ पे मतलब एक चौरस्ता है, ऊपर बहुत बड़े सीसीटीवी कैमरास हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशन करते तो पूरा मामला सामने आता था कि कौन सी गाड़ी थी, कौन लेके आया था। उसके बाद में इन्होंने 13 को मेरे ब्रदर को जेल में बहुत ज़्यादा मारा, तलोजा जेल में, और फिर 14 को उसको जेजे हॉस्पिटल मेडिकल के लिए लेके आया गया, जिसपे मैंने पूरा उसका मेडिकल करवाया था। 15 को संडे था, और 16 को मैं आरटीआई डालने के लिए फिर से तलोजा जेल में गई कि मेरे ब्रदर को क्यों मारा गया है।
तो जब मैं 16 को जाती हूँ RTI डालने के लिए, तो जो फर्स्ट गेट है वहाँ पे भी मेरा आईडी प्रूफ चेक किया है, सेकंड गेट पे भी मेरा आईडी प्रूफ चेक किया है। मुझसे पहले एक अंकल आंटी अंदर जेल में जाते हैं जुडिशल गेट में, और जो गेट पे हवलदार रजनी रहती हैं, लेडीज़ कांस्टेबल, उन्होंने मुझे बोला कि जोरावर की सिस्टर आपको भी बुलाया है अंदर। जैसे ही मैं अंदर एंटर होती हूँ तो वो लोग दरवाज़ा बंद करके ऐसे मुझे झंझोलने लगते हैं और मुझे बोलने लगते हैं कि तू किससे पूछ के अंदर आई है, तू अंदर नहीं आ सकती। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से RTI डाल रही हूँ, मुझे सब पता है कि कहाँ आईडी प्रूफ दिखाना है, कैसे गेट पे जाके रिक्वेस्ट करना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ का पूरा प्रोसेस पता है। हाँ जी, इतने सालों से हाँ अनुभव हो चुका हाँ है। जी, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने वहाँ पे RTI फाइल उन्होंने मेरा नहीं किया, उल्टा मतलब बाहर से पुलिस मंगवा के खारगर की, और उससे पहले मुझे बाहर ला के उन्होंने मेरे हाथ में पता नहीं कौन सा जहरीला इंजेक्शन दिया, जिससे मैं एकदम बेसुध हो गई, मेरी जुबान बंद हो गई और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। और वहाँ से खारगर से पुलिस आती है, वो मुझे अपने साथ में लेके चली जाती है और मेरे ऊपर 353 का FIR करके मुझे मतलब कोर्ट में भेज दिया जाता है। कोर्ट में भी मुझे कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी ऐसा कुछ पता होता जहाँ मैंने कुछ किया होता तो मैं कुछ तो चिल्लाती या कुछ तो बोलती, लेकिन मुझे उन्होंने इतना बेसुध कर दिया था, मेरी जुबान ही मतलब काम नहीं कर रही थी कि मैं बोलूँ या कुछ क्या करूँ। उन्होंने मेरे ऊपर FIR झूठा काट के मुझे मतलब वहाँ से उन्होंने जेल में भेज दिया, जहाँ से मेरा मतलब 20-25 दिन के बाद मेरा बेल हो गया। और वहाँ पे भी मुझे बहुत टॉर्चर करवाया गया। मेरा पैर कहाँ रखा गया था 20-25 दिन जेल में? कल्याण जेल में मुझे रखा आधारवाड़ी गया। जेल? हाँ जी, कल्याण जेल में रखा गया, महिलाओं की जेल में? हाँ जी। हाँ। वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे भी मुझे काफी कैसे रहा वो 20-22 दिन का अनुभव तुम्हारा? बहुत बुरा था एक्चुअली। मुझे एकदम टॉयलेट के पास में रख दिया था और बहुत ही मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिसर थी 2 स्टार मैम, वो बहुत अच्छे थे और वो हमेशा मतलब मुझे मतलब अलर्ट करते रहते थे कि ऐसे रहना है, ऐसे रहना है। लेकिन वहाँ पे जो निग्रो लोग हैं उनको भड़काया जाता था मेरे खिलाफ़, और उन्होंने 1-2 बार मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की जब मैं नहा रही थी। तो मैं बहुत मुश्किल से वो दिन मेरे आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे मतलब तब बहुत तकलीफ़ होता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी मैं ये करप्ट ऑफिसर लोगों के ऊपर मतलब इनके अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाऊंगी और मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। अभी भी उनका ये सब बंद नहीं हुआ है। मेरे ब्रदर को अभी उन्होंने लास्ट मंथ भी मारने की कोशिश की 2 कांस्टेबल ने। मैंने RTI भी डाला, जेल सुप्रिटेंडेंट को थाना जेल में उसको शिफ्ट किया है। वहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट को भी मैंने पूरा डिटेल बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, वो जो कांस्टेबल है उसको परेशान कर रहे हैं और उनको हटाया जाए और वो जो फुटेज है उसको सेव किया जाए। और ये चीज़ मैंने कोर्ट में भी मेंशन किया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। मेरे वकील ने लास्ट 22 तारीख को कोर्ट में मेंशन किया है और 26 को फिर से सुप्रिटेंडेंट साहब ने उसको अंडर सेल से अति सुरक्षा से बाहर निकाला और फिर से उसको मारने की धमकी दिया है। अभी फिलहाल जोरावर कहाँ है, कौन सी जेल? अभी वो थाना जेल में है। कब से है वो? जब से इन्होंने मेरे ऊपर FIR किया तब से इन्होंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया कितना था। अरसा हुआ होगा? 2019 में इन्होंने 2020 में इन्होंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया था। मतलब लगभग 8-10 महीने, साल भर हो चुका। हाँ जी, 1-2 साल हो गए उसको हाँ। उधर शिफ्ट हुए। हाँ। और वहाँ का जो अंडर सेल का हालत है वो बहुत ख़राब है। वो अति सुरक्षा नहीं है, एकदम मतलब बहुत बुरी हालत है। वहाँ पे पानी का सुविधा नहीं है, एक ही नल है और जितने भी वहाँ पे लोग हैं एक ही नल से पानी भरते हैं। वरिंदर, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, करप्शन का जो मुद्दा हाँ है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, हाँ कच्चे जी। कैदियों से, विचाराधीन कैदियों हाँ जी। से जो पैसा वसूली किया जाता हाँ है जी, हाँ। कर्मचारियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए, हाँ जी। तो इस पर क्या रोशनी डालोगी? संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, तुम कैसे पैसों का लेन देन करती थी? सर वहाँ पे कैसा होता है, एक जो लादी है, जो हाँ। एक लादी के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं सोने की जगह देने हाँ के जी, लिए। सोने की जगह देने के लिए। हाँ। और वो इंसान देख के कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, हाँ। उसी हिसाब से पैसे डिसाइड किए जाते हैं। और ये कांस्टेबल से लेके मतलब जेल सुप्रिटेंडेंट तक पैसे लिए जाते हैं और हज़ारों में, लाखों में ये पैसे लिए जाते हैं। और उसके बाद में जब तारीख लगता है
तो भी ये लोग पैसे की मांग करते, फिर तारीख लगाते, नहीं तो ये लोग 2-2 3-3 साल तारीख नहीं लगाते। और फिर अगर मुलाकात लेना है, मुलाकात में अगर आपको 1 मिनट भी ऊपर ज़्यादा बात करना है, उसके हिसाब से भी ये लोग पैसे लेते हैं और इनके बाहर कांस्टेबल खड़े रहते हैं। मैं होम मिनिस्टर से तो दरख्वास्त करती हूँ और पीएम मोदी साहब पहले मतलब वो बोलते हैं लड़कियां पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ। मैं एक लड़की होके पीएम मोदी साहब आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ और आम जो लोग हैं जो मतलब मेरी मदद कर सकते हैं और ये वीडियो को जितना से जितना मतलब जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और मेरे भाई को इंसाफ मिल सके और ट्विटर पे डाला जाए। हमें मतलब आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है और मैं बहुत जगह अपील कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई भी आज तक इंसाफ नहीं मिली। अभी मुझे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे और आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप मुझे न्याय दिलवाएंगे। इस पूरे मामले में एक और बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे भाई को यहाँ पे थाना जेल में शिफ्ट किया जाता है, उससे पहले मेरे भाई से 10 लाख की मांग की जाती है। तो मेरे ब्रदर ने क्या बोला है कि किसने की थी ये मांग? ये वसीमा 2 स्टार ऑफिसर हैं जो जहाँ भाईखल्ला जेल में जिन्होंने एक लेडीज का मर्डर कर दिया था, मंजुला शेटे। हाँ जी, मंजुला शेटे का। हाँ। और उन्होंने जेजे हॉस्पिटल में मेरे भाई को मिलके बोला है कि हमें 10 लाख की मदद करें। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पापा नहीं है अभी, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या बोला कि डीके राव से हमारी मदद करवा दीजिए। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि मैं इसमें आप कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तो जो वसीमा हैं उन्होंने क्या बोला कि देख हमें तो पता है कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता और हम लोग चाहते हैं तेरी वजह से मतलब जेल में काफ़ी लोग अभी पैसा नहीं दे रहे, अभी तू ही हमें सबसे 10-10 लाख 5-5 लाख की वसूली करके देगा, जिसकी मैंने 2020 को कंप्लेंट किया था ये दक्षिण विभाग भाईखल्ला मुंबई में, और जिसका रिसीप्ट भी मेरे पास है। और मैंने वहाँ पे पूरे मेंशन किया था डिटेल कि किस तरीके से पैसों के लिए धमकाया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है। और ये चीज़ मतलब इतने मेरे ही ब्रदर से 10 लाख नहीं, हमेशा हर किसी से पैसे मांगे जाते हैं। और अभी ये लोग क्या चाहते हैं, जैसे वाजे केस में बहुत सारी बातें निकल के आई हैं, अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन होएगी तो पता चलेगा कि जेल में भी कितने सारे वाजे हैं और किस तरीके से वो लोग पैसे की मांग करवाते हैं, किस तरीके से वसूली किया जाता है, किस तरीके से जो आम लोग हैं जो उनके घर वालों को भी पीछे से परेशान किया जाता है। और मेरे पास व्हाट्सअप डिटेल्स हैं, मेरे पास मतलब ऐसी वीडियोस हैं जेल के जो कैदी हैं उनसे कैसे काम करवाया जाता है जुडिशल गेट से बाहर लाके उनको। मेरे पास ऑल प्रूफ्स है। अगर सीबीआई मतलब इसमें जांच करेगी तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, जिससे मतलब मुंबई का जो बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है उसमें भी बहुत मतलब हमें हेल्प मिलेगी कि जो आम पब्लिक परेशान हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जेल में 50 रुपीज़ भी किराया नहीं दे पाते हैं, उनसे 100 रुपीज़ भी ये लोग ले लेते हैं और वो लोग कैसे पैसे करके देते हैं वही लोग जानते हैं। मुझे उन सबको देख के भी इतना रोना आता है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन मेरी खुद की आज इतनी हालत ख़राब हो गई है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप सबसे आम पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप ये सब चीज़ें बाहर निकालें। और मेरे पास जो एविडेंस है मैंने अपने एडवोकेट को भी दिए हैं, हाई कोर्ट के वकील को भी दिए हैं, और किसी को कुछ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो सब प्रूफ ले सकते हैं। और जल्द से जल्द ये चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और मेरे ब्रदर को सेव किया जाना चाहिए।